क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक आदमी फांसी के खतरे से जिंदा बच गया, लेकिन अगले ही दिन सिर्फ अपने ज़्यादा बोलने की वजह से वो मारा गया। यह है 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 4, जो कहता है कि हमेशा ज़रूरत से कम बोलो, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये लॉ हमें ये सिखाता है कि क्यों कम बोलना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज लाता है। क्यों कभी कभी कम बोलना हमारे बिगड़े काम को ही बना देता है, और कभी कभी क्यों ज़रूरत से ज़्यादा बोलना हमारे बनते हुए काम को भी बिगाड़ देता है। ये जो लॉ है ये कहता है कि जब आप शब्दों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो आप जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना ही आप आम लगते हैं और उतना ही कम नियंत्रण में। शक्तिशाली लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और भयभीत भी। आज हम इस कानून की असली कीमत इस लॉ की असली कीमत और असली ताकत समझेंगे 3 कहानियों के माध्यम से। जो ये कहता है, पहली बात, ये जो लॉ है ये कहता है कि हमेशा कम बोलो, ज़रूरत से कम। अगर आप जितना ही कम बोलते हैं तो भले ही आप चाहे जितना सामान्य बोलें, लेकिन आपके बातों में वजन होता है। तो आइए अब कहानी से शुरू करते हैं इस लॉ को। तो कहानी के माध्यम से इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, और कहानी कुछ यूँ है कि गिनियस मार्सिसियस, जिन्हें कोरियोलैनस के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन रोम के एक महान सैन्य नायक थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शुरुआत में उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते और शहर को बार बार विपत्तियों से बचाया। चूँकि उन्होंने अपना अधिकांश समय युद्ध के मैदान में बिताया था, इसलिए बहुत कम रोमन उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे, और चूंकि लोग उन्हें कम जानते थे और इसी वजह से एक महान इंसान बन गए। 454 ईसा पूर्व में कोरियोलैनस ने अपनी इमेज का लाभ उठाकर राजनीति में इंटर करने को सोचा। उन्होंने सोचा कि अब इतने दिन जंग में लड़ लिए हैं, 17-18 साल, अब एक काम करते हैं, अब राजनीति में जाना चाहिए, और इसीलिए वो राजनीति में इंटर कर गए। उस समय रोमन में एक पोस्ट थी जिसको बोलते हैं काउंसिल, और काउंसिल एक हाईएस्ट पोजीशन होती है, और उस काउंसिल में भी वो हाईएस्ट पोजीशन के लिए चुनाव लड़ रहे थे। तो वो काउंसिल के हाईएस्ट पोजीशन के लिए चुनाव में खड़े हुए। इस पोस्ट के उम्मीदवार पारंपरिक रूप से चुनाव की शुरुआत में एक पब्लिक स्पीच देते थे, और जब कोरियोलैनस लोगों के सामने जाते तो वे रोम के लिए 17 वर्षों की लड़ाई में अर्जित दर्जनों घावों को प्रदर्शित करते। भीड़ में बहुत कम लोगों ने उनके लंबे भाषण को सुना। वे घाव जो उनकी वीरता और देशभक्ति के प्रमाण थे, लोगों को रुला गए। कोरियोलैनस का चुनाव जीतना लगभग निश्चित लग रहा था। हालांकि जब मतदान का दिन आया तो कोरियोलैनस पूरे सीनेट और शहर के कुलीन वर्ग यानी पैसे वाले लोगों के साथ मंच पर दाखिल हुआ। आम लोग जिन्होंने यह देखा, चुनाव के दिन आत्मविश्वास के इस दिखावटी प्रदर्शन से वो लोग दंग रह गए। वो लोग विचलित भी हो गए, और फिर कोरियोलैनस ने फिर से भाषण दिया। ज़्यादातर अपने साथ आए धनी नागरिकों को संबोधित करते हुए भाषण दिया। उसके शब्द अहंकार से भरा हुआ था। इलेक्शन में अपनी जीत का दावा करते हुए उसने अपने युद्ध क्षेत्र के कारनामों का बखान किया। ऐसे तीखे चुटकुले सुनाए जो सिर्फ एलीट क्लास को ही पसंद आए। अपने विरोधियों पर गुस्से से भरे आरोप लगाए और रोम में उसके द्वारा लाए जाने वाले धन के बारे में अटकलें लगाई कि वो पैसे कहाँ गए। इस बार लोगों ने ध्यान से सुना। उन्हें यह अंदाज़ा ही नहीं था कि जिस सैनिक को वो बहुत महान थी, वही लोग जिसे बहुत महान समझ रहे थे, वो बस एक आम डेंगे हाँकने वाला एक सैनिक था। कोरियोलैनस के दूसरे भाषण की खबर रोम में तेजी से फैल गई, और लोग यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कि वह चुनाव न जीतने पाए, और कोरियोलैनस चुनाव हार भी गया। पराजित होकर कोरियोलैनस युद्ध के मैदान में लौट आया, क्रोधित होकर, और उन आम लोगों से बदला लेने की कसम खाते हुए जिन्होंने उसके खिलाफ मतदान किया था। कुछ हफ्ते बाद रोम में अनाज की बड़ी खेप पहुंची। सीनेट इस अनाज को लोगों में मुफ्त बांटने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही वो इस प्रश्न पर वोटिंग की तैयारी कर रही थी तो कोरियोलैनस और सीनेट की बैठक में शामिल हुआ। उसका तर्क यह था कि इस वितरण का पूरे शहर पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। कई सीनेटरों ने उन्हें मना कर दिया और डिस्ट्रीब्यूशन पर मतदान संदेह के घेरे में आ गया। कोरियोलैनस यही नहीं रुके, उन्होंने डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट की भी निंदा की। उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स, ट्रिब्यून दोस्तों जज को बोलते हैं, तो उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स, ट्रिब्यून्स को हटाकर शहर का शासन कुलीन मतलब एलीट क्लासेस को सौंपने का वकालत किया।
जब कोरियोलेनस के इस भाषण की खबर लोगों तक पहुंची तो उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। ट्रिब्यून्स को सीनेट में यह मांग करने के लिए भेजा गया कि कोरियोलेनस उनके सामने पेश हो। उसने इनकार कर दिया। पूरे शहर में दंगे भड़क उठे। जनता के गुस्से के डर से सीनेट ने आखिरकार अनाज वितरण के पक्ष में मतदान किया। ट्रिब्यून्स तो शांत हो गए, लेकिन जनता अब भी यही मांग कर रही थी कि कोरियोलेनस उनसे बात करे और माफी मांगे। अगर वह पश्चाताप करे और अपनी राय अपने तक ही सीमित रखे तो उसे युद्ध के मैदान में लौटने की अनुमति दी जाएगी। कोरियोलेनस आखिरी बार जनता के सामने आया और जिसने इस बार जनता ने उसकी बातें सुनी। जनता ने उसकी बातें गहन मौन में सुनी। उसने धीरे-धीरे और धीमे-धीमे स्वर में बोलना शुरू किया, लेकिन जैसे-जैसे उसका भाषण आगे बढ़ा, वह और उसका भाषण और भी रूढ़ होता चला गया। उसने फिर से गालियाँ दी। उसका लहजा अहंकारी और इंसल्टिंग था। वह जितना बोलता गया, लोग उतने ही क्रोधित होते गए और अंततः लोगों ने उसे चिल्लाकर चुप करा दिया। न्यायाधीशों ने विचार विमर्श किया और कोरियोलेनस को फांसी की सजा सुनाई गई और मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया गया कि उसे तुरंत टर्पियन चट्टान की चोटी पर ले जाकर फेंक दिया जाए। रोम में जब किसी को मौत की सजा सुनाई जाती थी दोस्तों, तो अपराधी को वहां की एक पहाड़ी थी जिसका नाम था टर्पियन, और उस पहाड़ी से ढकेल दिया जाता था और आदमी मर जाता था। और जब कोरियोलेनस को फांसी की सजा सुनाई गई तो मजिस्ट्रेटों ने आदेश दिया कि उसे तुरंत टर्पियन की चट्टान की चोटी पर ले जाकर नीचे फेंक दिया जाए। प्रसन्न भीड़ ने इस निर्णय का समर्थन किया, हालांकि पोट्रिशियन हस्तक्षेप करने में कामयाब रहे। वो इसलिए कामयाब रहे क्योंकि कोरियोलेनस ने अपने देश की सेवा 17 सालों तक की थी और इसी के कारण पोट्रेशियन ने क्या किया, उसके जीवन को, उसकी जो फांसी की सजा थी उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। और जब आजीवन कारावास में बदल दिया, जब लोगों को पता चला कि रोम का महान सैन्य नायक कभी शहर नहीं लौटेगा, तो उन्होंने सड़कों पर जश्न मनाया। और वास्तव में किसी ने ऐसा जश्न पहले कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि किसी विदेशी दुश्मन के हार के बाद भी नहीं। अब ये कहानी हमें क्या बताती है? ये कहानी ये बताती है कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले कोरियोलेनस का नाम लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा करता था। युद्ध क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों ने उसे एक महान वीर के पुरुष के रूप में दर्शाया। युद्ध क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों ने उसे एक महान वीर पुरुष के रूप में दर्शाया। चूंकि नागरिक उसके बारे में बहुत कम जानते थे, इसलिए उसके नाम से कई तरह की किंवदंतियां, मतलब अलग अलग कहानियां जुड़ती गईं। हालांकि जैसे ही वह रोम के नागरिकों के सामने प्रकट हुआ और अपनी बात कही, उसका सारा वैभव और रहस्य सब गायब हो गया। वह एक सामान्य सैनिक की तरह सेखी बघारता और बस सेखी भगारता था। वह लोगों का अपमान और निंदा करता था, मानो वह खुद को खतरे में और असुरक्षित महसूस कर रहा हो। अचानक वह बिल्कुल वैसा नहीं रहा जैसा लोगों ने कल्पना की थी। जिन लोगों ने उसके बारे में यह सुना था, उसकी हकीकत और उसके जो सुनने के बारे में जो रियलिटी थी, उनके बीच का यह अंतर उन लोगों के लिए बेहद निराशाजनक साबित हुआ जो अपने नायक पर विश्वास रखते थे। मतलब कोरियोलेनस को इस बात का आभास नहीं हुआ कि जो जनता उन्हें भगवान की तरह पूजती थी, जो जनता उसे अपना हीरो मानती थी, जब कोरियोलेनस का जो रियल आइडेंटिटी आया तो जनता उसे अपनी निगाहों से गिरा चुकी थी। अब कोरियोलेनस जितना ज्यादा बोलता वह उतना ही कम शक्तिशाली दिखाई देता। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दर्शाता है कि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, और वह ऐसा व्यक्ति वो सम्मान पाने की योग्य नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको अपने शब्दों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। आप 100 शब्द बोलना है, आप 10 बोलिए, लेकिन 10 ऐसा बोलिए कि वजन हो, उस शब्दों में वजन हो। वो कहते हैं ना कि चिल्लाने से कोई नहीं होता, शब्दों में वजन होना चाहिए। अगर कोरियोलेनस कम बोलता तो लोगों को उससे नाराज होने का कोई कारण ही नहीं होता। वह उसकी रियल फेस और इमोशन को कभी जान ही नहीं पाते, और वह अपनी पावरफुल इमेज बनाए रखता और निश्चित रूप से
काउंसिल के रूप में चुना जाता और अपने लोकतंत्र विरोधी लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाता। वो चाहता तो धीरे-धीरे अब रोम से डेमोक्रेसी को खत्म कर सकता था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा बोला और बहुत ज़्यादा बोलकर उसने चीज़ें को खराब कर दिया। रॉबर्ट ग्रीन एक लाइन लिखते हैं जो मेरी बहुत ही फेवरेट लाइन है। वो कहते हैं कि बट द ह्यूमन टंग इज़ अ बीस्ट एंड फ्यू कैन कंट्रोल इट। मानव का जो जीव है एक ऐसा जानवर है जिस पर बहुत कम लोग काबू पा सकते हैं। यह अपने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए लगातार संघर्ष करती है और अगर इसे वश में नहीं किया गया तो ये बेकाबू होकर आपको दुख पहुंचाएगी। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं अपनी जीभ की, ह्यूमन टंग। जो लोग अपने शब्दों के खजाने को बर्बाद करते हैं उन्हें शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। दोज हु स्क्वांडर द ट्रेजर ऑफ देयर वर्ड्स दे कैन नॉट अटेन द हाइट ऑफ द पावर। जो अपने शब्दों के खजानों को बर्बाद करते हैं वो कभी पावर के उस ऊंचाई पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। लियोनार्डो डा विंसी एक कहानी बताते हैं कि पूर्णिमा होने पर जो सीप होती हैं वो पूरी तरह से खुल जाती हैं और जब केकड़ा उसे देखता है तो उसमें वह पत्थर या समुद्री शैवाल का एक टुकड़ा फेंक देता है और सीप फिर से बंद नहीं हो पाती ताकि वह केकड़े को मांस दे सके। यही उस व्यक्ति का भाग्य है जो अपना मुंह बहुत ज़्यादा खोलता है और इस तरह खुद को श्रोता की दया पर छोड़ देता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो मैन जब आदमी बहुत ज़्यादा बोलता है तो वो कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए और जब सामने वाला उसकी इस बातों को सुन लेता है, उसकी कमजोरी को जान लेता है तो उसकी कमजोरी का वो फ़ायदा उठाता है। अब कहानी सुनते हैं दूसरी कहानी। कहानी है लुई 14वें के बारे में। तो लुई 14वें के दरबार में इलीट क्लासेस और मिनिस्टर्स दिन रात राज्य के मुद्दों पर बहस करते रहते। वह विचार विमर्श करते, बहस करते, गठबंधन बनाते और तोड़ते और फिर से बहस करते जब तक कि अंततः वह एक निर्णायक क्षण ना आ जाए, वो निर्णायक पॉइंट ना आ जाए, मोमेंट ना आ जाए जहां उनमें से किसी दो को लुई के सामने अलग अलग पक्षों के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता, जो ये तय करता है कि क्या किया जाना चाहिए। इन व्यक्तियों के चुने जाने के बाद हर कोई इस पर और बहस करता है कि मुद्दों को कैसे प्रस्तुत किया जाए, राजा को क्या पसंद आएगा, कौन सी बातें राजा लुई को परेशान करेंगी, प्रतिनिधियों के दिन के किस समय और वर्साय के महल के किस हिस्से में उसके पास जाना चाहिए, उसके चेहरे पर क्या भाव होने चाहिए। आखिरकार जब यह समय तय हो जाता तो वह भाग्यशाली क्षण आ ही जाता। दोनों व्यक्ति या दोनों मंत्री हमेशा किसी नाजुक मामले में लुई के पास जाते और जब उनकी बात लुईस तक पहुंच जाती तो वे उन मुद्दों पर बात करते और विस्तार से विकल्पों पर विचार करते। लुई चुपचाप सुनता रहता। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय भाव रहता था, एक मिस्टीरियस इमोशन। अंत में जब दोनों अपनी प्रस्तुति समाप्त कर लेते, जब लोग अपनी बातों को कह लेते, जब उनके मिनिस्टर अपनी बातों को पूरी तरह से कह लेते तो राजा की राय पूछते और राजा उन दोनों की ओर देखता और कहता, ठीक है, देखता हूँ, बताता हूँ, और राजा चला जाता। मंत्री और दरबारी इस विषय पर राजा से एक और शब्द भी नहीं सुनेंगे, वह तो बस नतीजा देखेंगे। हफ्तों बाद जब राजा लुई कोई निर्णय लेगा और कार्रवाई करेगा, वह फिर कभी इस मामले में उनसे सलाह लेने की जहमत नहीं उठाएगा। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो लुई 14वां था वो बहुत ही कम बोलने वाला व्यक्ति था। उनकी सबसे एक फेमस स्टेटमेंट है लेटैट सेस्ट मोई। उनका मतलब ये था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही देश हूँ, मैं ही राज्य हूँ। इससे ज्यादा सार गर्भित और वाक्पट कुछ भी नहीं हो सकती। उनका कुख्यात जो स्टेटमेंट था, मैं देखूंगा, उन कई बेहद छोटे वाक्यांशों में से एक था जिनका इस्तेमाल वह हर तरह के अनुरोधों पर करते थे। हर तरह के जब कोई भी मंत्री उनसे राय लेने आता तो बोलते कि ठीक है, अभी इसको रहने तो मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। वो उसने कभी भी कोई निर्णय तुरंत नहीं लिया। लुई हमेशा से ऐसा नहीं था। युवावस्था में वो लंबी लंबी बातें करने वाले और अपने हाजिर जवाबी का आनंद लेने के लिए जाने जाते थे। बाद में उनकी यह मौन प्रियता खुद से बनाई हुई थी। यह साइलेंस एक दिखावा था, एक मुखौटा जिसका इस्तेमाल वह अपने से नीचे के सभी लोगों को असंतुलित रखने के लिए करते थे।
कोई भी ठीक-ठाक नहीं जानता था कि वह कहाँ खड़े हैं या उनकी प्रतिक्रियाओं का अनुमान नहीं लगा सकता था। कोई भी उन्हें यह कहकर धोखा नहीं दे सकता। वह अपने बारे में और भी बहुत कुछ बताते गए। ऐसी जानकारी जिसका इस्तेमाल उन्होंने बाद में उनके खिलाफ बड़े प्रभावी ढंग से किया। जैसे-जैसे वह मॉन लुई से लगातार बातें करते गए, वह अपने बारे में और भी बहुत कुछ बताते गए। ऐसी जानकारी जिसका इस्तेमाल उन्होंने बाद में उनके खिलाफ बड़े प्रभाव के साथ किया। अंततः लुई की चुप्पी ने उनके आसपास के लोगों को भयभीत और उसके वश में कर दिया। यह उसकी शक्ति का एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बेस था। जैसा कि सेंट साइमन ने लिखा था कि अपने शब्दों और अपनी मुस्कान यहाँ तक कि अपनी नज़रों को भी कैसे बेचना है, ये राजा लुई से बेहतर कोई नहीं जानता था। उसमें मौजूद हर चीज़ मूल्यवान थी क्योंकि वह डिफरेंस पैदा करता था और उसकी बातों की विरलता उसकी महिमा को और बढ़ा देती थी। कार्डिनल डी रेड ने एक स्टेटमेंट लिखा है कि किसी भी मंत्री के लिए मूर्खतापूर्ण बातें कहना उन्हें करने से अधिक नुकसानदेह है। मतलब कि अगर कोई मंत्री है, अगर वो कोई काम गलत कर दिया चलो ठीक है, लेकिन उसे कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए राजा के सामने। मंत्रियों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बोलते समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतें। अब हम यह जानेंगे कि पावर को हासिल करने में ये दोनों कहानी हमारी कैसे मदद करती हैं और हमें क्या सिखाती हैं। दोस्तों, सत्ता कई मायनों में दिखावे का खेल है और जब आप ज़रूरत से कम बोलते हैं तो आप अनिवार्य रूप से अपने से ज़्यादा बड़े और शक्तिशाली दिखाई देते हैं। आपकी चुप्पी दूसरों को असहज कर देती है। मनुष्य एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन की मशीन है। जो ह्यूमन इज द मशीन ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन। मनुष्य को एक्सप्लेनेशन चाहिए और क्लैरिफिकेशन चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपनी बातों पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण रखते हैं तो वह आपके इरादों या आपके अर्थ को समझ नहीं पाते। आपके स्मॉल आंसर एंड साइलेंस उन्हें डिफेंसिव बना देंगे और वे घबराहट में बीच में ही बोल पड़ेंगे और उस मौन को तरह तरह की टिप्पणियों से भर देंगे। वो ये सोचने कहेंगे यार कि मैंने इतनी बात बोली, वो चुपचाप शांति सुनते रहे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब दे गेस व्हेन यू मीट द पीपल एंड यू स्पीक वेरी वेरी लेस, even your silence creates so many speech. Your silence become a speech when you speak very very less. तो वही बात है कि जब आप चुप रहते हैं तो आपके छोटे आंसर या आपकी जो साइलेंस होती है सामने वाले को डिफेंसिव बना देती है और वो अपना पूरा का पूरा जो राज है वो बीच में ही खोल देते हैं और उस मौन को तरह तरह की टिप्पणियों से भर देंगे और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रकट करेंगे। वह आपके साथ मीटिंग में इस एहसास के साथ निकलेंगे कि उनके साथ कुछ लूटा गया है और घर जाकर वह आपके हर एक शब्द पर विचार करेंगे, आपकी संक्षिप्त टिप्पणियों पर यह अतिरिक्त और आपकी शक्ति को और बढ़ा देगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए और आपने लोगों से बात की, लेकिन आप वो आधा घंटा बोलते रहे और आपने मात्र बोला 3 मिनट। आपका 3 मिनट का बोलना उनको हमेशा याद रहेगा। आपने क्या बोला, आपने कैसे बोला, आपने कितने देर का पॉज लिया, ये सब वो कैलकुलेट करेंगे। वो 30 मिनट क्या बोले उनको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा सामने वाले को, क्योंकि आप साइलेंस थे। आपने कैलकुलेटेड अमाउंट के वर्ड्स यूज किए, आपने कैलकुलेटेड अमाउंट के साइलेंस यूज किए। मैंने कहा ना कि इन द पावर साइलेंस इज स्पीच। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये बातें हैं। तो जब वो मीटिंग करके आपके साथ अपने घर पे जाएंगे तब उन्हें एहसास होगा कि यार मैं तो डील हार गया, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। तो यही इसका मतलब है कि वह आपके साथ मीटिंग के इस एहसास के साथ निकलेंगे कि उनके साथ कुछ लूटा गया या उनको लूट लिया गया है और घर जाकर आपके हर एक शब्द पर विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणियों पर यह अतिरिक्त ध्यान आपकी और शक्ति को बढ़ा देगा। जब लोग आपको कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके शब्दों पर नज़र रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। इसलिए आपके साथ ऐसी आपके हर एक मूव पर ध्यान दिया जा रहा है। आगे लिखा है कि ज़रूरत से
कम बोलना सिर्फ राजाओं और राजनेताओं के लिए ही नहीं, जीवन के ज़्यादातर क्षेत्रों में आप जितना कम बोलते हैं, आप उतने ही गहरे और रहस्यमयी नजर आते हैं। युवा अवस्था में कलाकार एंडी वॉरहोल को यह एहसास हुआ कि लोगों से बात करके उनसे अपनी मनचाही बातें करवाना आमतौर पर नामुमकिन होता है। वह आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आपकी इच्छाओं को कुचल देते हैं और अपनी कुटिलता के कारण आपकी अवज्ञा करते हैं। उन्होंने एक बार एक दोस्त से कहा था कि मैंने सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो आपके पास ज़्यादा ताकत होती है। तो एंडी वॉरहोल ने का कहना ये था कि व्हेन यू बिकम साइलेंस यू हैव मच पावर। अपने अपने बाद के जीवन में वॉरहोल ने इस रणनीति को बड़ी सफलता के साथ अपनाया। उनके साक्षात्कार दैवीय भाषण के अभ्यास से वे कुछ अस्पष्ट और संदिग्ध कहते थे और साक्षात्कारकर्ता उसे समझने की कोशिश में चक्कर लगाता रहता था, यह सोचकर कि उनके अक्सर अर्थहीन वाक्यांशों के पीछे कुछ गहरा छिपा है। वॉरहोल अपने काम के बारे में शायद ही कभी कुछ बात करते थे, वो दूसरों को व्याख्या करने देते थे। मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, लोगों को इस बात को आइडेंटिफाई करने दो कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसे एंडी वॉरहोल थे। एंडी वॉरहोल कोई भी काम करते तो अपने काम के बारे में बात ही नहीं करते थे, वो बात करते थे इधर उधर की, वो ऑफ द टॉपिक बात करते तो लोग उनकी बातों को समझने की कोशिश करते थे। यही बात होती है, यही होती है जब आप कम बोलते हैं और कैलकुलेटेड अमाउंट का बोलते हैं। वॉरहोल अपने काम के बारे में शायद ही कभी बात करते थे, वो दूसरों को व्याख्या करने देते थे। उनका दावा था कि उन्होंने यह तकनीक रहस्य के उस्ताद मार्सेल डुचैम्प से सीखी थी, जो 20वीं सदी के एक और कलाकार थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में यह समझ लिया था कि वह अपने काम के बारे में जितना कम बोलते हैं, लोग उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा बात करते हैं, और जितना ज़्यादा लोग बात करते थे उनका काम उतना ही ज़्यादा मूल्यवान होता जाता था। आवश्यकता से कम बोलकर आप अर्थ और शक्ति का आभास पैदा करते हैं। मतलब जब आप ज़रूरत से कम बोलते हैं तो उस शब्दों का एक मतलब होता है और ये दिखाता है कि आप एक पावरफुल इंसान हैं। और इसके साथ ही आप जितना कम बोलेंगे उतना ही कम ये जोखिम होगा कि आप कुछ गलत बोलें, कुछ मूर्खतापूर्ण बोलें, यहाँ तक कि खतरनाक भी कह दें। तो इसका मतलब वही है, वो कहते हैं ना कि ह्यूमन टंग इज अ बीस्ट एंड फ्यू कैन मास्टर इट। मतलब आप बोल रहे हैं और हो सकता है कि आप कुछ गलत बोल जाएं, हो सकता है कुछ ऐसी बातें बोल जाएं जिसका कोई मतलब ही ना हो, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। तो वही बात है। एक बहुत अच्छी कहानी इसमें जुड़ी है, आप सुनिएगा, बड़ी अच्छी है कि 1850 में एक नए जार निकोलस प्रथम रूस की गद्दी पर बैठे। उदारवादियों के नेतृत्व में तुरंत एक विद्रोह भड़क उठा, जिसमें मांग की गई कि देश आधुनिक बने, इसके उद्योग और नागरिक संरचनाएं शेष यूरोप के बराबर पहुंचे। इस विद्रोह, जिसका नाम था डेसम्ब्रिस्ट विद्रोह, को क्रूरतापूर्वक कुचलते हुए निकोलस प्रथम ने इसके एक नेता कोंद्रांती राइलेव को मौत की सजा सुनाई। फांसी के दिन राइलेव फांसी के तख्ते पर खड़ा था, उसके गले में फंदा था। दरवाजा खुला, लेकिन जैसे ही राइलेव लटकने लगा, रस्सी टूट गई, जिससे वह जमीन पर गिर गया। उस समय इस तरह की घटनाओं को ईश्वरीय या दैवीय इच्छा का संकेत माना जाता था। जब राइलेव अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे, वह और भी गंदा भी था, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी गर्दन बच गई। उसने भीड़ को पुकारा और कहा, देखिए, रूस में लोग कुछ भी ठीक से नहीं करना जानते, रस्सी बनाना भी नहीं। और ये बात उसके लिए बहुत 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 घातक हुई। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। एक दूत तुरंत विंटर पैलेस में असफल फांसी की खबर लेकर पहुंचा। इस निराशाजनक घटनाक्रम से व्यथित होकर निकोलस प्रथम ने फिर भी क्षमादान पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी क्या राइलेव ने इस चमत्कार के बाद कुछ कहा? जार ने दूत से पूछा। जार का मतलब होता है राजा, रसिया में राजा को जार बोलते हैं। तो उस दूत ने कहा कि महाराज, उसने कहा, रूस में तो रस्सी भी नहीं बनती ढंग से। ऐसे में जार ने कहा कि चलो इसके विपरीत साबित करते हैं, और उसने माफीनामा फाड़ दिया और अगले दिन राइलेव को फिर से फांसी दे दी गई और इस बार रस्सी नहीं टूटी। इससे सबक क्या मिला? एक बार शब्द निकल गए तो आप उन्हें वापस नहीं ले सकते, उन्हें नियंत्रण में रखें।
व्यंग्य करते समय विशेष रूप से सावधान रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जो कड़वे शब्द हैं, उससे आपको तो मानसिक संतुष्टि मिलेगी, लेकिन वह आपके द्वारा चुकाई गई कीमत से कहीं अधिक होगी। एक कहानी है दोस्तों कि जब कुछ आगंतुक देवज्ञ से परामर्श लेते, चीनी दार्शनिक हान फेई चू कहते हैं कि मैं जितनी देर चुप रहूंगा, उतनी ही जल्दी दूसरे लोग अपने होंठ और दांत हिलाएंगे, और जैसे ही वे अपने होंठ और दांत हिलाएंगे, मैं उनके असली इरादे समझ जाऊंगा। अगर कोई भी सम्राट रहस्य में नहीं है, तो मंत्री लेने और लेने के मौके ढूंढ ही लेंगे। कहने का मतलब है कि एक राजा को हमेशा मिस्टीरियस होना चाहिए, अदरवाइज उसके आसपास के जो मंत्री हैं उसकी पावर को छीन लेंगे। और यहाँ बात सिर्फ राजा की नहीं हो रही है भाई, यहाँ बात आपकी भी हो रही है। अगर आपको पावर में अपने आप को मेंटेन रखना है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी मिस्टीरियस। आपका जो बहुत खास कोई भी क्यों ना हो, वो पूरी तरह से आपको ना जाने। जितना वो आपके बारे में कम जानेगा, उतना ही आपकी सत्ता हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अब कहीं कहीं हमेशा चुप रहना सही भी नहीं होता, क्योंकि ये जो किताब है ये भी बताती है कि कहाँ-कहाँ पर ये जो लॉ है अप्लाई नहीं होगा। तो ज़रा हम ये जानते हैं कि कहाँ-कहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। कई बार चुप रहना समझदारी नहीं होती। वो यही बात कह रहे हैं कि कई बार चुप रहना समझदारी नहीं होती। मौन संदेह और यहाँ तक कि असुरक्षा भी पैदा कर सकता है। मौन, संदेह और यहाँ तक कि असुरक्षा भी पैदा कर सकता है, खासकर आपके वरिष्ठों में। एक अस्पष्ट टिप्पणी आपको उन व्याख्याओं के लिए खुला छोड़ सकती है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए मौन रहना और ज़रूरत से कम बोलना सावधानी से और सही परिस्थितियों में ही करना चाहिए। कभी-कभी दरबारी विदूषक की नकल करना समझदारी होती है, जो मूर्खता तो करता है, लेकिन वो जानता है कि वह राजा से ज़्यादा चतुर है। वह बोलता है और मनोरंजन करता है, और किसी को शक नहीं होता कि वह सिर्फ एक मूर्ख से ज़्यादा है। इसके अलावा शब्द कभी-कभी आपके द्वारा किए जा रहे किसी भी धोखे के लिए एक तरह के धुएँ के पर्दे का काम करते हैं। इसके अलावा शब्द कभी-कभी आपके द्वारा किए जा रहे किसी भी धोखे के लिए एक तरह के धुएँ के पर्दे का काम करते हैं। अपनी बातों से अपने श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके आप उनका ध्यान भटका सकते हैं और आप उन्हें मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। वास्तव में आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, वह आप पर उतना ही कम शक करेंगे। ज़्यादा बोलने वाले को धूर्त और चालाक नहीं, बल्कि असहाय और अपरिष्कृत समझा जाता है। यह ताकतवर लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली मौन के नीति के विपरीत है। ज़्यादा बोलकर और खुद को अपने लक्ष्य से कमज़ोर और कम बुद्धिमान दिखाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से धोखा दे सकते हैं। तो ये रही पूरी लॉ 4 पूरा डिटेल सीरीज। अगर आपको ये पॉडकास्ट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, थोड़ी बहुत कमियां होंगी, ज़रूर होंगी, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब चैनल लगातार शुरू कर रहा हूँ, तो कमियां होंगी। अगर आपको चैनल फिर भी पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उन लोगों को ज़रूर भेजिए जिनको पावर सचमुच बहुत ही प्यारा लगता है। सचमुच पावर को वो समझना चाहते हैं। पावर को समझने का सिर्फ एक तरीका है दोस्तों, और एक तरीका यही है कि कोई तरीका नहीं है। आपको हर एक तरीके में से कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। इसीलिए सत्ता बहुत